हम लोग समझे कि स्पेस क्या होता है, 3D क्या होता है, और बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है। ओके, आप कल मतलब या पिछले क्लास में हम लोग क्या देखें, पिछले क्लास में देखें कि स्पेस में 3D का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। और वेक्टर्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, वेक्टर हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि अगर हम वेक्टर नहीं पढ़ेंगे तो स्पेस का स्टडी करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वेक्टर को पढ़ना पड़ता है। पिछले क्लास में हम लोग ये देखें कि अगर स्पेस में कोई लाइन होता है तो उस लाइन का हम डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं। बेसिकली पिछला क्लास पूरा इसी पर टिका हुआ था कि कोई लाइन अगर स्पेस पे आ जाता है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके डायरेक्शन को, जिसको हम लोग जाने की डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है। लाइन एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल बनाता है कोसाइन में, वही उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है, ओके। और थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट डायरेक्शन रेशियो पे भी देखें और जाने की डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। हम लोग यहाँ से ये सीखें कि किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो यूनिक होता है, लेकिन उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट हो सकता है। मतलब एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट है तो वो सारा पॉइंट डायरेक्शन रेशियो है, लेकिन कोसाइन की जब बात करते हैं तो वो यूनिक है, क्योंकि वो लाइन जितना एंगल एक्स वाई जेड से बनाएगा, ठीक है, उतना ही बनाएगा, वो अलग अलग नहीं बना सकता है, ओके। तो हम लोग ये चीज लास्ट डे सीखे थे और काफी थ्योरेटिकल क्लास हो गया था, बच्चे बोर भी हो रहे थे। आज की क्लास भी थोड़ा थ्योरेटिकल है, कोई रास्ता नहीं है, हम चाहें तो आराम से डॉट पर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आपको मजा भी आएगा कि भाई ए डॉट भी ऐसा होता है और फिर आप बनाते जाइए। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग को इसमें और समय देना चाहिए, वो इसलिए कि अगर हम थोड़ा सा टाइम देंगे तो हम लोगों का जो आगे का क्लासेस है, खास के 3D ज्योमेट्री, कई बच्चे देखिए, जब दो ऐसा टॉपिक है जब बच्चे खुद से पढ़ते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। कौन कौन सा मालूम, एक प्रोबेबिलिटी और एक आपका 3D ज्योमेट्री। वेक्टर्स तो फिर भी बच्चों का अच्छा होता है, वेक्टर्स कर लेते हैं वो, लेकिन जब 3D ज्योमेट्री की बात होती है तो उनका एंटीना जो है वो काम नहीं करता है, फिर वो गड़बड़ होने लगता है, और ये मामला कुछ हद तक प्रोबेबिलिटी में भी होता है। तो इसीलिए अगर मुझसे पूछे तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वेक्टर में हम लोगों को, या बेसिक्स वेक्टर में थोड़ा सा और टाइम हम लोग को बिताना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे थोड़ा सा और टाइम देंगे तो आगे की क्लासेस हमारे लिए इजी हो जाएंगे। नहीं तो बहुत इजी टास्क है, बहुत इजी काम है कि आप लिखिए और काम स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। डॉट पर टॉपिक डालिए और फिर काम स्टार्ट करिए। हाँ, ऐसे में इनिशियल डिस्कशन में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इनिशियल डिस्कशन हम ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, फिजिक्स में काफी कुछ काफी पढ़े हैं, ठीक है। हम लोग को ये जानना होगा कि वेक्टर का जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ता है, वेक्टर का हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ता है, ओके। वेक्टर का जरूरत हम लोगों को इसलिए पड़ता है कि फिजिक्स में कई ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसके लिए हम लोगों को इस टॉपिक को पढ़ना होता है, ठीक है। कई कई ऐसा जैसे जनरली बच्चे जानते हैं, देखिए अब हम वेक्टर के डेफिनेशन में नहीं जाना चाह रहे हैं बहुत, क्योंकि सभी को पता है कि वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, ठीक है। इसी को बेसिक्स वेक्टर का तो यही आपको डेफिनेशन है। अब इसमें फिर आप बहुत सारा ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ या एडिशन लॉ वगैरह लेकर आइए, वो एक अलग मामला है। वो तो तब जब कोई ऐसा क्वांटिटी आ जाए जिसके पास दोनों हो और वो फिर वेक्टर ना हो, तो फिर हम इस पे बात करना चालू करते हैं कि भाई इसको एक प्रॉपर्टी का और जरूरत पड़ेगा। जैसे आपसे हम लोग बात कर लें लाइक एंगल का, एंगल में भी देखिए डायरेक्शंस होते हैं और क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी होते हैं। अब जैसे हमारी 30 डिग्री हम एंटी क्लॉक गए तो एंटी क्लॉक गए डायरेक्शन, 30 डिग्री गए तो आपको, ठीक है। या फिर आप ले लीजिए, आप जैसे करंट की बात करते हैं, करंट में भी आ जाइए, करंट में वही मामला बनता है कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन आपको, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं काउंट होता है। तो इस पे हम लोग तब बात करते हैं जब उस तरह का कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आ जाता है। लेकिन इन जनरल हम लोग डेफिनेशन यही जानते हैं वेक्टर्स का कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए, इसी को हम लोग वेक्टर्स कहते हैं। तो फिजिक्स के अंदर बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए इसका जरूरत पड़ता है। जैसे एक फोर्स को ले लो, फोर्स
फोर्स में क्या होता है, फोर्स में हम लोग देखिए कहीं भी आप फोर्स लगाने मतलब डायरेक्शन दे रहे हैं और कितना जोर लगाएं, कितना थर्स्ट है, ठीक है, मतलब वो मैग्नीट्यूड हुआ, अरे कितना दबाएं आप, कितना ताकत लगाएं, तो वो तो मैग्नीट्यूड डाल रहे हैं ना, और किस डायरेक्शन में डाल रहे हैं। तो अब फोर्स जैसे चीज को अगर स्टडी करना है तो कैसे करिएगा, तो इसी के लिए वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर बना, इसी के लिए बनाया गया, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब 3D पे काम करते हैं तो हम सॉरी स्पेस में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारा काम हम 3D के बेस पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन लेंदी होता है, तो वहां पे आपको वेक्टर्स का फिर हम लोगों को जरूरत पड़ता है। ऐसे तो वेक्टर के पास एक और खूबी है जिसमें हम जिसके कारण हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं, वेक्टर आपको स्पेस में फ्री होता है। जैसे आप जानते होंगे इस बात को कि मान लीजिए अगर कोई एक वेक्टर है, सपोज करिए, ठीक है, ओके, एक वेक्टर है, मान लीजिए ऐसे, सपोज करिए एक वेक्टर है, ओके, तो हम चाहें तो दम सेम डायरेक्शन में ओके, एकदम सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड, जितना लेंथ हो उतना लेके खींच सकते हैं, ये यहां शिफ्ट हो सकता है। हम चाहें तो इसको यहां पे भी ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको यहां पे, बहुत मतलब जबरदस्त ये इसका ये प्रॉपर्टी है। देखने में थोड़ा छोटा लग रहा होगा लेकिन एक्चुअल में सब बराबर है, ठीक है, ये सबसे बड़ी खूबी है और इसी वजह से इसका इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है कि ये स्पेस में फ्री होता है। अब इसमें भी कुछ बच्चे लोग बोलते हैं सर हमने ऐसा तो पढ़ा है कि सारे वेक्टर्स फ्री नहीं होते हैं, कुछ लोकलाइज वेक्टर भी होते हैं, तो उन पे हम आगे बात करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग लोकल वेक्टर कहते हैं, लोकलाइज वेक्टर कहते हैं, ये फ्री नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो वेक्टर्स होते हैं वो आपके फ्री होते हैं। आज के क्लासेस में ये कंसेप्ट आपका बड़ा क्लियर होगा, ठीक है, आज के क्लासेस में हम लोग बेसिक्स पे बहुत ध्यान देंगे कि जो छोटा छोटा बात जो हम लोग को दिक्कत करता है, ठीक है, जब हम वेक्टर के अच्छे क्वेश्चंस में जाते हैं तो वो सब के कारण हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ओके, अब देखिए वेक्टर्स के अंदर सिंपल सा बात है, हम लोग को समझ में आ गया कि वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन, ये वेक्टर को डिनोट करता है। आप इसमें फिर आप लोग एक चीज, अच्छा, अब एक और चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखिए कहीं पर मान लीजिए सपोज करिए कि हम यहाँ पे ए लिख दें और ये बी लिख दें, तो हम ऐसे भी दिखा दें और कहीं पर हम ऐसे भी दिखा रहे हैं, तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर के बारे में एक और भी बात जानिए, वेक्टर जो होता है एक तरह का, ठीक है, डायरेक्टेड लाइन भी होता है। अब ये क्या होता है समझाता है, एक ऐसा लाइन जिसके पास डायरेक्शन है, जैसे हम देखिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक दूसरा लाइन हम और ड्रॉ करते हैं, लेकिन दोनों लाइन के पास डायरेक्शन, ध्यान दीजिए, लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्लियरफाई नहीं, ये लाइन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा कट करते हैं। अभी तक क्या है, डायरेक्शन था आपके पास, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन तो था, मैग्नीट्यूड क्लियर नहीं था, तो हम यहाँ पे एक सेगमेंट बना दिए, क्या बना दिए, एक सेगमेंट हम लोग यहाँ पे बना दिए, लाइन सेगमेंट। अब क्या हुआ, अब ध्यान से देखिए, डायरेक्शन तो है ही इसके पास, ओके, डायरेक्शन है इसके पास, और जहां तक मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो अब मैग्नीट्यूड हो गया, मान लीजिए इसको ए भी कर लीजिए, तो हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, दिस इज अ वेक्टर ए, बट जनरली वेक्टर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल लेटर से करते हैं, इज इक्वल टू दिस। अगर आप कैपिटल से करते हैं तो इसका मतलब कि आप इनिशियल और फाइनल दोनों को, मतलब एक्सट्रीमिटीज को ले लेते हैं, बात समझिएगा। जब आप कैपिटल में करते हैं, कैपिटल में कभी आप ऐसे नहीं देखिएगा, कैपिटल में जब भी इस तरह से आता है, एक्सट्रीमिटीज लिया आता है, इनिशियल और फाइनल दोनों को लिया आता है। तो अगर आप ऐसे नहीं लिख रहे हैं तो कुछ नेमिंग कर लीजिए, लेकिन उस नेमिंग को आप स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ऐसे करके लिखिए,
मतलब ये स्मॉल में होता है। ये बहुत माइनर बात है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग कहाँ फंसते हैं, हम लोग यही सब चीज में हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक है, कभी वेक्टर ऐसे लिखा रहता है तो बच्चे कुछ समझ आते हैं, कभी ऐसे लिखा रहता है तो कंफ्यूज कर जाते हैं। बहुत सिंपल है, इसी वेक्टर को हम दिखा रहे हैं, ए बी मतलब कैपिटल में है, इनिशियल टू फाइनल, या फिर आप इसका एक नया नाम दे सकते थे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर सिंगल कोई नाम देना है तो स्मॉल से आप उसको रिप्रेजेंट करिए। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे थे कि वेक्टर जो होता है वो फ्री होता है स्पेस में, मतलब वो बिना डायरेक्शन बदले हुए कहीं पर भी जा सकता है। इस वेक्टर को यहां आने का मन होगा तो आ जाएगा, इस वेक्टर को यहां आने का मन होगा तो आ जाएगा, मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलेगा और डायरेक्शन भी नहीं बदलेगा। तो ये वेक्टर आपका फ्री है स्पेस। देखिए ये वेक्टर भी उतना ही एंगल एक्स वाई जेड से बनाएगा जितना ये वेक्टर बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और अगर अगर हमसे कोई पूछे, सही मानों में वेक्टर इसीलिए स्टडी होता है क्योंकि इसके पास एक बहुत खास प्रॉपर्टी है, फ्री। फ्री तो ऐसे भी समझते हैं ना, फ्री का इंपॉर्टेंट तो आप लोग भी समझते हैं। तो वेक्टर्स मतलब समझ लीजिए कि फ्री, ये मूव कर सकता है। ठीक है, मतलब देखिए ये लाइन के साथ नहीं हो सकता है, लाइन के पास पॉइंट होता है, समझिएगा बात, लाइन के पास पॉइंट हो सकता है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लिए ना तो हिलेगा नहीं, क्योंकि इसके पास पॉइंट है। वेक्टर के पास पॉइंट नहीं, वेक्टर कहीं भी मूव कर सकता है, लेकिन शर्त रखा है वो, ठीक है, वो रोटेट नहीं हो सकता है, ठीक है, ट्रांसलेट हो सकता है, मतलब जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन, शिफ्टिंग हो सकता है, यहां से यहां आ जाए, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड से, लेकिन दोनों सेम एंगल बनाएगा, तो वेक्टर फ्री होता है। उम्मीद करते हैं यहां तक बात समझ में आया होगा, फ्री वेक्टर का कंसेप्ट समझ में आया। ये चीज आप समझ गए हैं तो बहुत हद तक हम बहुत सारा काम आसानी से 3D ज्योमेट्री में कर लेंगे। इसका कम यूज तो आपको वेक्टर में दिखेगा, लेकिन 3D में बहुत यूज है। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस बात को समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे, वेक्टर स्पेस में फ्री होता है, लेकिन क्या ये सारे वेक्टर्स फ्री होते हैं? तो एक बात दिमाग में रखिएगा, नहीं, इसमें एक वेक्टर लोकलाइज वेक्टर है, ये लोकल वेक्टर कहते हैं, ठीक है, जो फ्री नहीं होता है, उसको हम लोग पॉइंट वेक्टर भी कहते हैं। चलिए और क्लियर करते हैं, उसको हम लोग पॉइंट वेक्टर भी कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे। ओके, अब देखिए, अब जब हम लोग वेक्टर्स को पढ़ रहे हैं, बात समझिएगा, वेक्टर्स को जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो किस लिए पढ़ रहे हैं? स्पेस में स्टडी करने के लिए, स्पेस में इसके हेल्प से स्टडी करेंगे। तो अब दोनों को लिंक करते हैं हम लोग, दोनों को, वेक्टर को और स्पेस को थोड़ा सा लिंक करते हैं। स्पेस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लेन कैसे रिप्रेजेंट करते थे? दो एक्सेस के थ्रू, एक्स और वाई। स्पेस कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स वाई जेड से। तो चलो एक एक्स वाई जेड हम लोग बनाते हैं। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कैसे कैसे हम लेके बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे धीरे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, सपोज करिए स्पेस का जो रेफरेंस एक्सिस होता है वो कुछ ऐसा होता है, एक्स वाई, ये आप कहीं भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक्स वाई जेड आप ऐसा ले। ठीक है, ओके, तो हम लोगों को एक बेस चाहिए कि वेक्टर्स को स्पेस में पढ़ने के लिए हम लोगों को एक बेस चाहिए। तो हम लोग ये एक रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ की। अब हम लोग यहां से 3 यूनिट वेक्टर हम लोग ले रहे हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब, यूनिट वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही मतलब होता है, ठीक है, उसका कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, मतलब वो जिस भी डायरेक्शन में हो, मैग्नीट्यूड में वो 1 हो, दैट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं होता है। यूनिट वेक्टर में सिर्फ एक ही खास बात होता है कि वो आपका क्या होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, चाहे डायरेक्शन कोई भी लिया रहे। तो हम लोग 3 यूनिट वेक्टर लेंगे, कहां पे? एक्स वाई और जेड में, और उसका कुछ नाम रखेंगे। जैसे हम लोग यहां पे एक लेते हैं आई। अब कई बच्चों का कहना है कि आई ही क्यों लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, भाई कुछ तो लेना, कुछ तो लेता ना, बात समझिए, कुछ तो लेता ही, तो शायद लेने वाला आई ले लिया। आप हो सकता अपना नाम रख दें, वो अलग बात है, अगर रखने वाले के दिमाग में ये बात आया होगा तो वो रख देता, लेकिन उसको लगा कि कोई तो नेमिंग करना है ना, तो ये सवाल कई बार बेतुका हो जाता है, यही वाला क्यों। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं,
कि वेक्टर्स को स्पेस में स्टडी करने के लिए हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं और एक्स वाई जेड को हम आई जे और के से शो कर रहे हैं। ठीक है, आई जे के। अच्छा, एक और बात दिमाग में आता है कि अच्छा ये कहां पे ले, ये कहां पे ले, तो इसके लिए हम एक और चीज बताते हैं। अरे एक हो सकता है वो ओरिजिन से आप ले सकते हैं, ओरिजिन से ले लीजिए आप एक यूनिट, जरूरी नहीं है यहां से भी ले सकते हैं एक यूनिट। अरे ये फ्री है ना, बात समझो, डायरेक्शन बदल रहा है, किसी का भी डायरेक्शन बदला है नहीं, जब हम इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले रहे हैं, देखो डायरेक्शन वही है और एक यूनिट है, तो इसका ये मतलब है कि हम कहीं पर भी ले सकते हैं। और ये दिमाग में नहीं रखना है कि ओरिजिन से ले रहे हैं, बस समझ लीजिए कि ये एक तरह का डायरेक्शन है। अगर कुछ ये 3i लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x के डायरेक्शन में हम 3 यूनिट गए। अब सवाल है कि कहां से गए, देखिए इस पे कभी बात नहीं होता है, आप कितना भी पढ़ लीजिए इस पे लोग कभी कोई बात नहीं करता है। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई 3i का मतलब क्या हुआ, 3i का मतलब हुआ कि x एक्सिस पे हम 3 यूनिट गए। लेकिन कई बच्चों को ऐसा फील आता है कि अच्छा 3 यूनिट गए, तो वो ओरिजिन से समझने की कोशिश करते हैं, उनके दिमाग में ऑटो है, अपने आप आने लगता है, अच्छा 3 यूनिट यहां से 3 यूनिट। अरे यहां पे कहां मेंशन किया कि ओरिजिन चाहिए, कहीं से भी आप 3 यूनिट आ सकते थे, क्या ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, देखो तो ये आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। हम एक वेक्टर बनाते हैं आपके लिए, देखिए एक वेक्टर बनाया यहाँ पे ऐसा, और इसका नाम दिए 3i, क्या ये नहीं, ये सही नहीं है, खुद सोचिए आप, जितना आप अभी तक नॉलेज लिए उसके बेस पे ये सही है ना। देखिए आपको एक्स के डायरेक्शन में है और यहां से लेके यहां तक मान लीजिए नाम पी दे दें और पी क्यू दे दें, तो पी क्यू आपका 3i होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्स के डायरेक्शन में हम 3 यूनिट है, कहां से इसका कोई ये नहीं। क्लियर हुआ, एकदम जेन्युइनली बताइए, पहले दिमाग में ये होता था ना कि 3i का मतलब यहां से 3i होता था ना, चलिए तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। 2i लिख दिए, तो 2i का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहां से 2i। देखिए इसीलिए इसीलिए हम बोले बेस बात को पहले समझ, अरे यार ये लोग तो तंग क्यों है, बंद करो उसको। चलिए देखिए, लेकिन अब ये बात आप खुद सोच रहे हैं, अब आप सोच पा रहे हैं बात को। हमने क्या बोला कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देखिए बहुत बेस बात कर रहे हैं, बहुत छोटा छोटा बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि हम लोग वेक्टर्स को स्पेस में अगर पढ़ना है तो कुछ तो करना होगा, तो उसके लिए 3 यूनिट वेक्टर तैयार किया गया। 3 यूनिट वेक्टर का नाम दिया गया आई जे के, कोई भी नाम दिया जा सकता था, देने वाले ने आई जे के दिया। आई जे के क्या है, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, कैसे जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। स्पेशल बात हो जाता है कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर अगर है तो यूनिट वेक्टर यहां से नहीं होगा, कहीं से भी हो सकता है, उसको बस ये देखना है कि मेरे पास मैग्नीट्यूड 3 है कि नहीं और मेरा डायरेक्शन वही है कि नहीं, बस। ठीक है, आप यहां से भी 3 यूनिट ले सकते हो, आप यहां से भी चाहो तो 3 यूनिट ले सकते हो, आगे से भी कहीं भी जाके 3 यूनिट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो फ्री वेक्टर का कमाल है। चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक बात आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली अगर हम y पे जाएंगे तो j कैप और z पे जाएंगे तो आपको k कैप, 2j 3k कुछ भी हम लोग ले सकते हैं इस तरह से। अब देखिए, अब एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप समझते हैं ना। डिस्टेंस जैसे आप कहीं पे कोई जगह आपको दिया हुआ, मान लीजिए ए है और बी है, आप यहां से गए और इसी जगह को जाने के लिए हम कुछ ऐसा जा सकते थे, ऐसे। तो ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है ना, ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है, और जो ये रेड दिख रहा है वो आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल, ये बहुत काम का वर्ड हम बोल रहे हैं, इनिशियल टू फाइनल, मतलब कहां से शुरू कहां पे खत्म, इतना ही से मतलब है। और ये क्या है, देखिए इसमें क्या आप ध्यान दिए, इसमें मैग्नीट्यूड तो है लेकिन क्या इसमें कोई डायरेक्शन है, ब्लैक वाले पे ध्यान देगा, मैग्नीट्यूड है बट कोई डायरेक्शन नहीं। रेड वाले पे
क्या हो क्या रहा है? देखिए रेड वाले पे मैग्नीट्यूड भी है, देखिए यहां से यहां लेंथ है, और एक डायरेक्शन भी है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करिएगा आगे के लिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल टू फाइनल। यहां से हम ये वर्ड निकाल के जा रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम का चीज है, इस वर्ड को हम बहुत इस्तेमाल करेंगे पढ़ाने के दौरान। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सपोज करिए, जैसा कि अभी हम आपको बताएं, अरे जैसे जैसे अगर हम 5i लिख दें तो अब आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या जाना है, 5 यूनिट। 3j लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग वाई एक्सिस पे 3 यूनिट जा रहे हैं। अगर हम 2 मान लीजिए के लिख दें तो इसका मतलब कि हम जेड पे कितना आ रहे हैं, 2 के लिख रहे हैं। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से अगर हम एक्स एक्सिस पे अगर एक्स यूनिट आए तो एक्स आई बोल सकते हैं। अगर हम वाई पे अगर मान लीजिए कि अगर हम वाई यूनिट चले तो वाई जे बोल सकते हैं। चलिए तो इसको थोड़ा सा यूज करते हैं। आज एक बार भी नहीं बनाए हम लोग, तो आज बनाया जाए, कल बहुत बनाए थे। चलो ठीक है, देखिए एक आध दिन और थ्योरी है, उसके बाद थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन आने लगेगा। आज पर मन तो मारना होगा, और आप भी जान रहे हैं कि अगर हम थ्योरी बता रहे हैं इसका मतलब होता है कि वो इम्पोर्टेंट है काफी, और उस थ्योरी को हम क्वेश्चन के जरिए नहीं बता सकते हैं। मतलब जनरली मेरी आदत है कि हम क्वेश्चन के जरिए थ्योरी पूरा बता देते हैं, लेकिन अगर हम बिना क्वेश्चन के बता रहे हैं इसका मतलब कि रास्ता नहीं ज्यादा, सीखना होगा पहले। ओके चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, आप ले लीजिए एक्स एक्सिस, ये ले लीजिए आप वाई एक्सिस, और ये ले लीजिए आप जेड एक्सिस। ओके ये ले लीजिए ओ, हो गया। चलिए एक पॉइंट आप ले लीजिए पी, जो कि एक्स वाई और जेड है। ध्यान दीजिएगा, अब हम जो बोल रहे हैं, अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं मान लीजिए एक्स यूनिट, और दैट इज एक्स आई हो गई, इसका नेमिंग करते हैं, एम कर देते हैं। इसको आप बोल सकते हैं, इसको ये वाले को आप बोल सकते हैं वाई जे एन कर दो, और इसको आप कर सकते हैं, देखिए वाई जे मतलब ये हुआ, और इसको आप कर लो एम एन ओ पी कर लो, आप नहीं क्यू कर लो, आर कर लो, आर कर लो। चलो इसको आप बोल सकते थे जेड जे, ये देना जरूरी है, एरो देना बहुत जरूरी है, एरो डायरेक्शन बताता है। तो हाँ, कुछ गलती हुआ क्या? हाँ बाबू, इक्वल टू जेड, ओके चलिए। अब देखिए इसके बाद अगर हम इसको मिला दें इसको, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि व्हाट इज अ ओपी, व्हाट इज अ ओपी, ओपी क्या होगा, क्लियर है? अब देखिए बहुत सिंपल है, ऐसे ओपी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा। एक सवाल है यहाँ पे, हम ऐड क्यों कर रहे हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, हम इसको ऐड ही क्यों कर रहे हैं, ये एक सवाल है। अब बोलिए ऐड तो होता ही है, हम तो यही करते आए हैं। तो कुछ लोग अलग अलग रीजन देते हैं, कि जैसे कुछ लोग ऐसे भी रीजन देते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई अगर इस तरह से आ रहा है और कुछ इस तरह से आ रहा है, और अगर आप इसको ऐसे मिला दें तो ये इनिशियल है, आप यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो इनिशियल से फाइनल मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसको लोग बोलते हैं ए प्लस बी, बोल दीजिए, बोलते हैं ना। बट ठीक है, इसको हम और भी समझेंगे, इसको बाद पहले इसको समझ लें। पहले तो हम जोड़ देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको ये बताएंगे कि हम ऐड क्यों करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आराम से आ जाएगा, कैसे आ जाएगा देख लीजिए, करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये एक्स आई है, ओके है ना, इसको आप क्या लिख सकते थे बाबू, इसको आप लिख सकते थे दिस इक्वल टू जेड के। अगर हम ये
ये इनिशियल टू फाइनल, देखिए आपका ध्यान दीजिए, इनिशियल है फिलहाल। यहाँ पे हम यहां से ऐसे आए, यहां से ऐसे आए, तो अगर हम इनको मिला लें, इसको ऐसे होगा, इसको नेम एस दे दो, तो आपको लग रहा है कि ओ एस जो होगा वो आपका होगा एक्स आई प्लस जेड के। अब देखिए, अगर ये एक्स आई प्लस जेड के है तो नोटिस करिए एक बार, ये वाला जो लाइन है वो वाई के है, सॉरी 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 सॉरी, वाई जी है ना, ये खड़ा लाइन ऐसे है ना, ऐसे है ना, ऐसे है ये नीचे में मान लो बेस बना हुआ है, ये ऐसे कॉर्नर है इसका, वो तो दिख भी नहीं रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए, ओके, तो ओ एस आपके पास कितना है, एक्स आई प्लस जेड के आया। अब देखिए, तो ओपी कितना हो जाएगा, ओपी कितना हो जाएगा, ओ एस प्लस एसपी, दिस इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दिस इज ओपी। ध्यान देगा, तो आप बोल सकते हैं इसको आप बोल सकते थे कि सिंपल, अगर ओपी का आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहे, लेंथ कितना होगा, तो हम लोग पिछले क्लास में ये हम लोग निकाल के दिखाए थे, हम आपको याद होगा आपको, तो उसको निकालने की जरूरत तो है नहीं। और दैट केस में आप बोल सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन अभी भी मेरा सवाल वही है कि इसको हम ऐड क्यों किए। अब बोलिए ऐड तो होता है, ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा नहीं है कुछ, मतलब मेरे को नहीं समझ आप क्यों ए प्लस बी लिख रहे हैं, ये ए है ये बी है, क्यों लिख दे रहे हैं ए प्लस बी, लिख देते हो, ठीक है। खैर, लेकिन अगर हम ये सवाल नहीं उठाते तो कई लोग इस पर बात भी नहीं करते, क्योंकि ऐसा करते हैं आप लोग, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। तो सिंपल से बात है, आप इधर से ए वेक्टर गए, बी गए, इनिशियल टू फाइनल का डिस्प्लेसमेंट मिलाएं, ठीक है, तो आप इसको ए प्लस बी लिख देते हैं। यही कंसेप्ट यहाँ भी हम लगा दिए। देखिए, तो यही कंसेप्ट आपको जो बगल में बताएं यहाँ पे लगाएं। क्या किए हम लोग, ये एक्स आई तो हमारे पास था, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक्स यूनिट गया था, एक्स यूनिट गया था, तो एक्स आई हो गया। सिमिलरली वाई एक्सिस पे वाई यूनिट गया था, जेड एक्सिस पे जेड यूनिट गया हुआ था, तो ये एक्स आई था। तो अगर ये जेड के है तो ये भी जेड के होगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे वो वाला यूज किए, ध्यान दीजिएगा, वो शिफ्टिंग वाला यूज किए। देखिए, फ्री था तभी ना आप लिख पाए इसको जेड के, ये सब बात को समझिए क्यों लिखा रहा है, ये फ्री था इसलिए। देखिए, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, आप इसको जेड के लिख सकते थे, क्यों लिखे वो जानना बहुत जरूरी है, रटना नहीं है कुछ। ये एक्स आई हो गया, जेड के हो गया, इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट लगाएं, इनिशियल टू फाइनल। यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ पे पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे हैं, ये चीज हम यहाँ से यहाँ भी कर सकते थे, इसलिए ओएस को आप क्या लिख सकते थे, एक्स आई प्लस जेड के लिख सकते थे। अब जब यहाँ पे आप पहुंच गए, तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये ऐसे जा रहा है और ये इस पे ऐसे जा रहा है, तो आप मतलब सिंपल सा कहानी ये था कि एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, इसका साइन ऐसे है, इसका साइन ऐसे है, दोनों को ऐड करेंगे, फिर इनिशियल टू फाइनल यहां से मिल जाएगा। यही कंसेप्ट यहाँ पे आया था, ये एक्स आई हुआ, ये वाई जे हुआ, ये ओपी निकल गया। तो ओपी कितना निकला आपके पास, ओपी निकला आपके पास ये, और इसको आप क्या किए, मैग्नीट्यूड ले लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। तो ये आप आराम से यहाँ पे कर लिए। अब हम ये बात करना चाहेंगे कि इसको हम लोग क्यों ऐड करते हैं, वो सीखते हैं पहले थोड़ा सा। क्लियर है, चलिए देखिएगा, समझते हैं। हाँ जी, उससे पहले एक छोटा सा पहले बात कर ले, कहीं कहीं पे जरूरत पड़ेगा तो हम उसको यूज कर पाएंगे। जैसे हम एक वेक्टर आपके लिखते हैं, से आगे बात होगा इस पर फिर से एक बार, लेकिन चलिए फिर मान ली एक वेक्टर लिख दिए। किसी भी वेक्टर में अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई भी नंबर से, तो क्या होता है, कोई वेक्टर है मान ली ए है, इसको हम लोग क्या करते हैं 2a कर लिए, तो जानते क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा बात है, माइनर बात है, आप लोग यूज किए हैं, ये होगा
मतलब उसका डायरेक्शन ही बदलता है, मैग्नीट्यूड बदलता है। तो आपको दिमाग में क्या बात रखना होगा, आपको दिमाग में ये बात रखना होगा कि किसी भी वेक्टर में जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। हम ये नहीं बोल रहे बढ़ रहा है या घट रहा है, घट भी सकता है। जैसे मान लीजिए हम इसी वेक्टर को हम ऐसे कर दें और इसको हम कर दें 2/3 है, लीजिए कम हो गया। अच्छा यही चीज अगर आप नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए इसी को कर दीजिए, मान लीजिए कि आप सपोज करिए कि आप इसको कर दीजिए -3a, देखिए मतलब जस्ट रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा। हम इस पर भी बात करेंगे थोड़ी देर पहले, रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन देखिए जो भी फर्क हो रहा है उसके लेंथ पे फर्क हो रहा है, ये चीज नोटिस करिएगा। स्केलर का क्या काम होता है, देखिए पढ़े तो हम लोग लेते ही है, बहुत बार पढ़ लिए, समझिए एक एक मतलब को समझिए, ठीक है। तो आप एकदम इजीली समझ रहे हैं कि किसी भी वेक्टर में अगर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड बदल देता है। डायरेक्शंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो डायरेक्शन है वैसे ही रहता है, बट एक जगह पे डायरेक्शन भी बदलता है, लेकिन वो रिवर्स डायरेक्शन होता है, रिवर्स, जैसे अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, बाकी डायरेक्शन वही रहेगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। ऐसे ये बात अचानक से बीच में आया दिमाग में तो बोले बोल देते हैं, कहीं पर अगर हम यूज कर रहे हो तो आपको समझ में आए, क्योंकि यूज तो हम करेंगे, इसको काफी करेंगे, मिटा दें इसको, ठीक है। ये क्या था, स्केलर से किसी भी वेक्टर का मल्टीप्लाई करना, ठीक है। चलिए अब आपको एक और कंसेप्ट दिखाते हैं, छोटा छोटा। सपोज मान लीजिए आप, ठीक है, एक हम लोग ले लेते हैं, सपोज करिए पी क्यू, पी दैट इज x1 y1, p x1 y1, और एक क्यू ले लेते हैं x2 y2, ठीक है। देखिए अभी आप एक चीज नोटिस किए थे, यहां पे जब आप ये पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा, जब ये वाला आप कंसेप्ट पढ़ रहे थे, यहाँ पे जब ओपी पढ़े थे, ओपी पढ़े थे, तो आप ओपी के बारे में क्या स्टडी किए थे, नोटिस करिएगा बात को। ओपी के बारे में क्या स्टडी, ये आपका ओरिजिन था, इनिशियल था, और ये था एक्स वाई जेड, तो ओपी के बारे में पढ़े थे, दिस इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पढ़े थे पक्का। अब ध्यान से देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये जैसे PQ है, अगर हम इसको यहां से सब मिला दें, ये मान ली O है, हम इसको मिला दें, मान लो मिला दें O P P Q, OP क्या होगा, ओपी होगा आपके पास, ओपी होगा आपके पास, ध्यान से देखिएगा। ओपी का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे, अच्छा हम एक काम करते हैं, इसको 2D में पढ़ते हैं, 2D में, नॉट 3D, दो ही पॉइंट लिए, 2D में स्टडी करते हैं। इसका मतलब आप क्या पढ़े थे, याद है आप लोगों को, इसका मतलब आप पढ़े थे कि यहाँ पे x होगा और यहाँ पे y होगा, ये पढ़े थे पक्का, कोई दिक्कत, मतलब आप x पे आप कितना गए थे, x यूनिट गए थे, और यहाँ पे आप y यूनिट गए थे, तो यानी कि आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एक्स आई वाई जे, तो ओपी को लिख सकते हैं आप एक्स आई प्लस वाई जे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज अ पी क्यू, तो देखिए आप क्या किए थे, पहले उस पर हम बात कर रहे हैं, ध्यान देगा, व्हाट इज अ पी क्यू, आप क्या किए, ये जो लाइन है उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट लिखे हैं, ध्यान से नोटिस करिएगा, ये जो है उसका आप एक्स और वाई कंपोनेंट लिखे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका एक्स और वाई कंपोनेंट जानने की कोशिश करते हैं क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ग्रीन पेन थोड़ा यूज करते हैं, थोड़ा समझ में आपको आएगा। यहाँ पे हम इसको ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे हम इसको ऐसे ले लेते हैं, देखिए अगर यहां तक ये x1 है, यहां तक x2 है, तो ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है x2 माइनस x1 है। अगर ये y1 है और ये यहां से यहाँ y2 है, तो ये वाला पोर्शन y2 माइनस y1 है, क्लियर है। तो आप pq को लिख सकते थे x2
माइनस x1i एंड y2 माइनस y1j। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोग का कैसे कर रहे हैं हम? देखिए ये वाला चीज आप कहां से सीखे थे? यहां से सीखे थे। ओपी को हम लोग क्या किए, एक्स आई प्लस वाई। ये एक्स आई और वाई जे था क्या, पहले वो सोचिए। 2D में आपने साफ दिखाया है कि इसका मतलब होता है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो हम इस PQ लाइन का एक्स और वाई कंपोनेंट जानने की कोशिश की, एक्स के पैरेलल में और वाई के पैरेलल में हम लोग कंपोनेंट जानने की कोशिश की। तो अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2, तो ये x2 माइनस x1 होगा, इसका x कंपोनेंट, इसका ये होगा। तो यहाँ पे जब x और y को कंपोनेंट के फॉर्म में इस तरह से लिख रहे हैं, अब देखिए ना, ये x2 माइनस x1 का डायरेक्शन ये मैग्नीट्यूड इसके पास x2 माइनस x1 खुद से लिख लीजिएगा आप। x2 माइनस x1 है और डायरेक्शन किधर है, i की तरफ है। ये क्या है, y2 माइनस 1, इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन किधर है, j की क्या बोलते हैं, y की तरफ है। तो आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक नोटिस करिए, तो अगर आप OP प्लस PQ को अगर ऐड कर दें, मान ली OP प्लस PQ को ऐड कर दें, तो अगर दोनों को आप ऐड करिएगा, कुछ गड़बड़ हुआ हमसे क्या? हाँ गड़बड़ तो हुआ। हाँ। अगर आप दोनों को ऐड करिएगा तो x1i और y1j कट जाएगा, और यहां से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा x2i प्लस y2j। अच्छा ये बताइए, तो ये रिजल्ट किसका है? OP प्लस PQ, ये रिजल्ट किसका है? ये रिजल्ट है आपको OQ का। ये रिजल्ट आपको दिख रहा है ये वाला? ये ग्रीन रिजल्ट कैसे आया, दोनों को सम करके? आप खुद देखिए, हम सम नहीं किए, खुद ब खुद आ गया रिजल्ट। हम 2D में गए और OP को रिप्रेजेंट किए 2D में, 2D इसलिए कि 2D हम जानते थे, जैसे 2D का हेल्प लिए। यहाँ पे देखिए इसका एक्स, यहाँ पे इसका कंपोनेंट एक्स आई और यहाँ पे वाई जे, तो OP एक्स आई प्लस वाई, x1i प्लस y1j जो भी, ठीक है। और जब PQ की बात करें तो PQ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो PQ के लिए हमको एक्स और वाई कंपोनेंट जानना पड़ा, क्या होगा 2D तो आराम से निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देख रहे हैं कि जब इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं ना, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है, और ये रिजल्ट कौन है, OQ है। तो इसका मतलब है कि ये रीजन है कि सम खुद से आ रहा है, मतलब ये खुद ब खुद आ जा रहा है। कैसे आ रहा है ये रिजल्ट, कैसे आ रहा है, सम से आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस तरह का आता है वो हम लोग सम कर लेते हैं। यही एक तरह से ट्रायंगल लॉ भी है। देख रहे हैं, हम सम नहीं ना किए थे, यहाँ पे खुद से हो गया ना, अपने आप हो गया। हम OP लिखे और PQ लिखे, दोनों को जोड़ दिए। ऐसे जब आप क्वेश्चंस बनाइएगा तो जब भी ये सेम सेम मिलता है, डायरेक्ट ये लिख दिया जाता है, उसे हम बाद में देख लेंगे। मिटाएं इसको, कंसेप्ट क्लियर हुआ क्यों ऐड हो रहा है? ऐड तो कर देते हैं, दिस OP प्लस PQ इज इक्वल टू OP लिख दिए, OQ लिख दिए, क्यों लिख दिए? देखिए OP लिखे, हम PQ लिखे। अब देख रहे हैं कि जब OP और PQ लिख लिए, तो उसके बाद जो रिजल्ट है, दोनों को ऐड करने से जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है, वो आपको इक्विवेलेंट टू OQ। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि आपको इन दोनों को जब ऐड करिएगा तो वो इसके बराबर होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। ये जो लॉ दिख रहा है आपको, इसी को हम लोग ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। और ऐसे भी आप एक चीज जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम दो फोर्स लगा दें तो उसका रिजल्टेंट कहाँ से जाता है, डायगोनली जाता है। शायद आप पढ़े होंगे इस बात को। तो अब देखिए, मान लीजिए ये आपका PQ है। एक और चीज हम आपको यहाँ से दिखा दे क्या, इंटरेस्टिंग चीज है, फोटो बना हुआ है तो दिखाई देते हैं, इसको मिटा देता है। हम लोग क्या करते हैं कि सेम डायरेक्शन में, ये देख रहे हैं आप, देखते हैं ब्लू मार्कर है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो PQ दिख रहा है ना आपको, जितना लेंथ है जो डायरेक्शन, हम यहाँ पे ऐसे इसको ये कर देता है, ये देखिए, इसका नया नाम देते हैं OR। अच्छा एक चीज बताइए कि
देखने से थोड़ा सा अगर नहीं लग रहा हो तो लगा लीजिएगा, है ना, ये एक ही डायरेक्शन है। अब देखिए डायरेक्शन सेम है, ठीक है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है। तो एक बात तो पक्का कि क्लियर है कि ओ 0 0 0 होगा। तो इसका मतलब ये कितना होगा, ये इतना होगा कि इसका डायरेक्शन ये आना चाहिए, यानी कि ये हो जाना चाहिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y2, तभी ना सेम डायरेक्शन आएगा, सॉरी सेम मैग्नीट्यूड आएगा। क्लियर है कंसेप्ट? अगर इसका मैग्नीट्यूड लेना हो तो इसका मतलब कि ये हम लोग कल किए भी थे, इस तरह का चीज शिफ्टिंग कर देते थे। अगर हम शिफ्ट करते थे तो क्या होता था, इस तरह का कुछ बन जाता था। ये क्लियर है आपको यहां तक? और ये जो आपको दिख रहा है ये पैरेललोग्राम टाइप का दिख रहा है कुछ, अच्छा नहीं बना ये, आप समझ तो रहे बात को? ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ वो सब आप पढ़ते हैं। अच्छा ये ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ में कुछ फर्क आपको समझ में आता है क्या दोनों के अंदर? कोई बता पाएगा, कोई भी बच्चा? ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम में क्या फर्क होता है? टेल टेल का टेल का पैरेललोग्राम लॉ में ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल सही है। ये फर्क है, पैरेललोग्राम में आपको टेल टेल दिखता है। देखिए अगर मान लिया हम ये और ये वेक्टर सिर्फ लेते हैं और देखिए दोनों का टेल मिला हुआ है। जब ट्रायंगल की बात करते हैं आप ध्यान दीजिए, जब आप ट्रायंगल की बात करते हैं मान लीजिए एक वेक्टर आप ऐसे ले लेते हैं और दूसरा वेक्टर देखिए कैसे लेते हैं। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ आ रहा है और ये जो आपको फॉर्म हुआ ये आपका ट्रायंगल लॉ हुआ। अगर मान लीजिए ए है और ये बी है, नोटिस करिए। लेकिन अगर आप यही चीज आप आते हैं, मान लीजिए कि एक वेक्टर आपका ऐसे है दूसरा वेक्टर ऐसे है, ठीक है, तो अब आप क्या करते हो कि इस वेक्टर को आप यहां से शिफ्ट करते हो, यहाँ लाते हो, यहाँ लाते हो ऐसे, ये भी हो गया। लेकिन देखिए इनिशियली आपको तो ये दिया हुआ था लेकिन ऐड तो हम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और अब जो ये ऐड हुआ है a प्लस बी, तो ये आपको दिख रहा है पैरेललोग्राम में। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि हम लोगों को दिया हुआ क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। अगर दोनों इनिशियल दिया हो, कोई इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है तो पैरेललोग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा, और अगर इस तरह से दिया हुआ है तो हमको ट्रायंगल लॉ का हेल्प लेना होगा। वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो दिया हुआ क्या है। इज इट क्लियर? पैरेललोग्राम और इसमें, अच्छा ये दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब उनके मैग्नीट्यूड आपको बराबर हो और उनके डायरेक्शंस भी बराबर हो, मतलब एक ही तरफ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स, है ना। तो देखा जाए, सपोज करिए कि थोड़ा सा हम इक्वल वेक्टर को थोड़ा स्टडी करते हैं। सपोज करिए कि ये हुआ, ये हुआ, एक वेक्टर में लेते हैं मान ली PQ, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 और जिसके ये कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2। x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट बढ़ाते हैं इसका, 3D ले लिए हम लोग, z1 एंड x2 y2 z2। क्लियर है? इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, ये एक वेक्टर है, ओके, इसको ये एक वेक्टर है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उठा के ऑरिजिन पे लेके आ रहे हैं। कलर बदल दें क्या, देखिए यहाँ ले आ रहे हैं। क्लियर है? इस बार आप क्या करो, इसको ओ ले लो, वो तो होता ही है, इसका एक नया नया नाम कर लो कुछ R1, ठीक है। यहां पे क्या है, OR जो है OR इक्वल है PQ के, मतलब कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वही इसका मैग्नीट्यूड है और जो इसका डायरेक्शन है वही उसी डायरेक्शन में ये भी है।
इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी कहीं पे भी? अब देखिए ध्यान से देखिए हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं। ओपी क्या होगा? देखिए ओपी क्या होगा? ओपी ओपी आपका होगा x1i y1j एंड z1k। क्लियर है? ठीक है। ओक्यू क्या होगा बाबू? ओक्यू ओक्यू होगा x2i y2j एंड z2k। क्लियर है? ठीक है। देखिए हम लोग करना क्या यहां पे चाह रहे हैं वो थोड़ा सा समझने का कोशिश हम लोग करते हैं। ओ आर क्या होगा आपके हिसाब से? ओ आर, ये इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए। ओ आर, तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? अगर मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए तो ये कोऑर्डिनेट होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ये हम लोग कल से कर रहे हैं तो अब तक हैबिचुअल हो जाना चाहिए आप लोग। व्हाट इज ओ आर? इंपॉर्टेंट टर्म है। ओ आर होगा x2 माइनस x1 i, ध्यान से देखिएगा, y2 माइनस y1 j एंड z2 माइनस z1 k। एक नया कंसेप्ट यहां से तैयार होगा अभी। अच्छा आपको ये लगना है इसको लिख सकते थे आप x2i प्लस y2j एंड z2k माइनस x1i y1j एंड z1k लिख सकते थे। व्हाट इज दिस वन? OQ एंड दिस इज अ OP। अच्छा एक और चीज आप किए, OR किसके बराबर है? PQ। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं? PQ इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, आया है रिजल्ट, जबरदस्ती नहीं कुछ हम लिखे हैं, OQ माइनस OP। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ Q माइनस पोजीशन ऑफ P। या पोजीशन वेक्टर ऑफ Q ऐसे भी लिखा जाता है, पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इसको नोट करना लायक चीज है। क्लियर है? पहले से भी पढ़े ये टर्म आप लोग। ठीक है, ये आया कैसे है तो ध्यान से देखिए, ये जो आया है वो रूल ऑफ पैरेललोग्राम से आया है। ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है पैरेललोग्राम के कंसेप्ट से दिख रहा है। ठीक है, देख क्लियर? ये जो रिजल्ट दिख रहा है आपको, ऐसा आप इन जनरल जानते हैं कि जैसे PQ है तो आप इसको लिख देते हैं OQ माइनस OP, लिख देते हैं आप लोग। लेकिन क्यों होता है वो जानना जरूरी है। ऐसा बहुत सिंपल है, जैसे SR है आपको लिखना है और इक्वल टू OR माइनस OS। इसका मतलब क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ S। ज्योमेट्रिकल क्या मतलब होता है? ज्योमेट्रिकल मतलब ये होता है इसका। ठीक है, एक चीज आप लोग और देखिएगा, यहां पे मिटा दे इसको। ये पोजीशन वेक्टर का एक कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे, है ना? उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मिटा दे इसको, समझ में आया? PQ को हम लोग क्या लिखे? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P।
ऐसे इस तरह का भी एक चीज आप देखे होंगे, जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए आपको ऐसे कुछ दिख गया, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी का मतलब क्या हुआ, इस तरफ ध्यान दीजिएगा, बी सी का मतलब क्या हुआ, इस तरफ, एंड सी ए का मतलब क्या हुआ, इस तरफ। अच्छा, तो आप यहां से स्टार्ट किए, इनिशियल ये था, यहां गए, फिर यहां चले गए, फिर यहां आ गए, मतलब इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, 0। देखिए आप ए बी से गए, बी सी गए, अब एक चीज नोटिस करिए, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, प्लस सी हो गया, एंड दिस इक्वल टू माइनस सी ए लिख सकते हैं, इसको उठा के दल सी ए, अगर हम इसके डायरेक्शन को पलट दें तो माइनस साइन आ जाएगा, ये तो हम थोड़ी देर पहले सीखे भी थे इस बात को। तो मतलब यहां से एक बात समझ में आया कि अगर आप इधर ऐसे आते हैं, ए बी बी सी, और यहां से ध्यान से देखिए ए सी, ए से सी की तरफ, तो इन दोनों का जो सम होता है, ये भी एक ट्रायंगल ला हुआ, देखिए ये मतलब बहुत सिंपल इसमें हो गया, ए बी बी सी, मतलब इन दोनों का सम ट्रायंगल का जो तीसरा वाला साइड है उसके इक्विवेलेंट हो रहा है, डायरेक्शन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी। क्लियर है? अच्छा, ये नेगेटिव वेक्टर का कांसेप्ट क्या है? अच्छा, नेगेटिव वेक्टर में एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखिएगा बताइएगा। तो नेगेटिव वेक्टर में सपोज करिए कि एक वेक्टर हम ले लेते हैं, मान लीजिए एक, ओके, सपोज करिए कि एक वेक्टर हम ले लेते हैं पी, ठीक है, दैट इज 2 3 4, और इसको आप बोल दीजिए ओपी, दिस इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। ओके, हम लोग बात करना चाह रहे हैं नेगेटिव वेक्टर के ऊपर। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या हुआ, मतलब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल सा। तो अगर आपसे कोई ये बोले कि बताइए कि ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, हम पेन थोड़ा डिफरेंट यूज करते हैं और आपको समझ में आएगा बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें माइनस से, तो ऑफकोर्स ये हो जाएगा -2i -3j एंड -4k, ये होगा। पता है जनरली जब हम लोग बोलते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन बदल जाता है और माइनस वगैरह हो जाता है, जानते क्या होता है? एक्चुअल में हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कोऑर्डिनेट में है, 3D में। देखिए होता क्या है, जैसे आप माइनस मल्टीप्लाई किए ना, ये जो पॉइंट है आपका सीधे सीधे इस तरफ आ गया, और सारा का सारा कोऑर्डिनेट जो है ना वो माइनस हो गया। इसलिए ये जो अगर एक नया वर्ड इसको अगर आप यूज करते हैं तो ओपी डैश माइनस में आया है, ड्यू टू कोऑर्डिनेट, ड्यू टू कोऑर्डिनेट। देखिए आप जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई किए डायरेक्शन बदला, और जब डायरेक्शन बदलेगा तो भैया पॉइंट भी तो बदल जाएगा, ये पलट के इस एक ऐसे कोऑर्डिनेट में आ रहा है जहां पे सारे का साइन बदल जा रहा है। और जब आप इसको लिखते हैं वेक्टर के फॉर्म में तो आप लिखते हैं ऐसे। और हम लोग जिंदगी भर यही पढ़ते रहते हैं कि अच्छा माइनस मल्टीप्लाई करने पे ये आपका डायरेक्शन बदल जाता है इसलिए माइनस ले लेते हैं। अक्सर हम यही पढ़ते हैं कि बस माइनस मल्टीप्लाई किया ना तो माइनस हो गया। अरे क्यों हो गया माइनस, यही तो सवाल है। अरे फिर बच्चा बोलेगा सर माइनस से मल्टीप्लाई किए ना तो इसलिए माइनस हो गया, डायरेक्शन बदल गया। उसी के डायरेक्शन बदलने की वजह से जो हमारा पोजीशन है, जो पोजीशन है वो चेंज कर गया, वो एक ऐसे कोऑर्डिनेट में चला गया जहां पे साइन पूरा बदल गया। और जब हम इस वेक्टर को लिखने का कोशिश किए तो ये ऐसा लिखा गया। जब दोनों को हम लोग कंपेयर किए तो दिखा ये तो माइनस हो गया, तो हम लोग यहाँ से कंसेप्ट निकाले कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन बदल जाता है, माइनस हो जाता है। लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट वो था ही नहीं। कंसेप्ट माइनस इसलिए हुआ कि ये पूरा का पूरा एक नए कोऑर्डिनेट में चला गया, ठीक है, और जिसकी वजह से वो जो कोऑर्डिनेट गया वहां पे जो उसका पोजीशन था वो ऑपोजिट साइन में चला गया।
और जब इसका वेक्टर आप लिखें तो वेक्टर ऐसा लिखा गया, इसलिए माइनस। ये ध्यान रहेगा, बहुत माइनर बात है, जरूरत नहीं पड़ता क्वेश्चन में आने में, लेकिन एक समझ तो होना चाहिए आपको। देखिए इससे पहले शायद ये भी बच्चा नहीं जानता था, नहीं जानता बहुत कम लोग। हाँ, इससे पहले भी बच्चा लोग बस सही, अच्छा माइनस मल्टीप्लाई हुआ ना इसलिए ऐसा हो गया। इतना बता रहे इसलिए ना कि हम लोग 3D को ठीक से समझ पाए। हम लोगों को 2D का, हमको वेक्टर्स का चिंता ज्यादा नहीं है, वेक्टर समझ जाइएगा आप लोग। अब चलिए हम लोग और देखते हैं। वेक्टर को कई बार देखते हैं ना पॉइंट कहते हैं, अब नोटिस करिएगा कि कहीं कहीं पे वेक्टर पॉइंट बोल दिया जाता है या कहीं कहीं पे पॉइंट बोला जाता है, उसका क्या कंसेप्ट है वो समझते हैं। जैसे मान ली एक हम लोग पॉइंट ले लेते हैं P 2i + 3j + 4k, ऐसे भी लिखा रहता है और कई बार ऐसे भी लिखा रहता है। देखिए ये एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है और इसी वेक्टर को हम लोग लोकलाइज वेक्टर कहते हैं। ये जो वेक्टर आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये वाला, ये लोकलाइज वेक्टर, ये फ्री वेक्टर नहीं है। मतलब जब भी वेक्टर पॉइंट के फॉर्म में दिया रहता है समझ लिए कि वो लोकलाइज वेक्टर है, वो मूव नहीं कर सकता। अरे पॉइंट दे दिया ना, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो आपके पास, ध्यान से देखिएगा, मतलब इनका कहना ये है कि हम P यहाँ पे दे दिए और इसका मतलब जो इससे एक वेक्टर तैयार होगा, ध्यान से देखिएगा इसको, तो ये जो OP आप लिख रहे हैं, ठीक है, ये आपका है लोकलाइज वेक्टर या लोकल वेक्टर, इसी को बोला जाता है, ठीक है, ओपी। तो ये हो जाएगा आपका, जिसका एक एक्सट्रीमिटीज जो है ओरिजिन होता है। जिसका एक एक्सट्रीमिटीज क्या होता है, ओरिजिन होता है। अरे वेक्टर के पास इनिशियल और फाइनल 2 पॉइंट होगा ना, तो भाई इसका जब अगर एक पॉइंट आप ऐसे लेते हैं तो उसका एक एक्सट्रीमिटीज ओरिजिन हो जाता है और फिर तब आप लिखते हैं। फिर हम कैसे लिखे, तब शुरू में आपको बताए थे कि वेक्टर को कैसे लिखते हैं, इनिशियल टू फाइनल करके ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये ओ है, ये पी है, तो ओपी हो गया। ओपी हुआ तो 2i + 3j + 4k हो गया, बट ये फ्री नहीं है। अब हम आपको एक और, तब अभी अब एक और चीज बताएंगे तो आपको ठीक से आप समझ में आ जाएगा। एक वेक्टर हम और लेते हैं, सपोज करिए कि एक वेक्टर ले रहे हैं हम a = 3i + 5j और +k। चलिए एक वेक्टर ऐसे ले लिया, ये जो है ना ये फ्री वेक्टर है। अब समझिएगा क्या मतलब है, फ्री वेक्टर है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको आप ऐसे समझिए, ये वेक्टर मान ली a है, ठीक है। हम लोग क्या किए, इस वेक्टर को यहां पे ऐसे ले आए, डायरेक्शन बदला नहीं, मैग्नीट्यूड बदला नहीं, ठीक है। ये वेक्टर को हम ऐसे ले आए, इस वेक्टर को हम ऐसे ले आए, फ्री। क्या बदलना है आपको, ध्यान नोटिस करें आप, एक्सट्रीमिटीज बदल जा रहा है। हो सकता है वेक्टर को ऐसे लिख दें, एक्सट्रीमिटीज चेंज कर गया, देखिए अलग अलग है, यहां पे एक्सट्रीमिटीज नहीं बदलेगा। इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये जो आप सीख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। मतलब वेक्टर का पोजीशन बताता है, पॉइंट वेक्टर, इसको पोजीशन वेक्टर इसी को बोला जाता है। जब पॉइंट के फॉर्म में वेक्टर आता है तो उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। मतलब वो उस वेक्टर का पोजीशन बता रहा है और वो उसका जो एक एक्सट्रीमिटीज होगा वो क्या होगा, ऑरिजिन होगा। और फ्री वेक्टर जो होता है वो फ्री वेक्टर, जैसे हम ये एक वेक्टर बनाए आपको, ये फ्री है। फ्री वेक्टर में क्या होता है कि देखिए आपका एक्सट्रीमिटीज बदल जा रहा है, वेक्टर वही हो रहा है, वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे आप 3i, ध्यान से देखिएगा, 5j एंड +k = ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, i + 2j प्लस, सपोज करिए k लिख लीजिए, चलिए प्लस, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, आप देखिए इसको लिख देते हैं 2i + 3j हो गया।
अच्छा हम चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4i प्लस 6j एंड प्लस 3k माइनस, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं आई, ध्यान दीजिएगा आई प्लस आप आ जाओ 6j है तो j कर लो और फिर 3k है तो यहाँ पे 2k कर लो। ध्यान से देखो एक्सट्रीमिटीज बदल रहा है, नोटिस कर रहे हो आप, ये वही है, ये नहीं बदला, ये जो अगर वेक्टर आप लिए हो ये नहीं बदल रहा है, लेकिन उसके एक्सट्रीमिटीज बदलते जा रहे हैं। हम अच्छा इस वेक्टर को हम चाहें तो और भी कई तरीके से लिख सकते हैं, माइनस या प्लस कुछ भी करके, कई बार कितने तरीके से लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तरीके से लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर क्या हो गया, फ्री हो गया, मतलब हो सकता है कि ये वेक्टर यहां ना हो कि यहां आ जाए, एक्सट्रीमिटीज बदल दें, लेकिन ऑलरेडी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक ही जैसा हो सकता है इस वेक्टर को हम यहां उठा के ले आए, सिर्फ एक्सट्रीमिटीज बदल रहा है, देखिए एक्सट्रीमिटीज बदलेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो वेक्टर यहां से निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा। तो मतलब कि ना ही आपका डायरेक्शन बदल रहा है और ना ही आपका क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो इसीलिए ये फ्री है, फ्री में एक्सट्रीमिटीज बदल जाएगा, चेंज कर जाएगा। और अगर पॉइंट वेक्टर देता है, कभी भी पॉइंट दे दिया मतलब लोकलाइज कर दिया, वो लोकल हो गया, मतलब वहां से हटेगा नहीं, अब उसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, जिसका और वेक्टर है तो भाई इनिशियल और फाइनल दोनों होगा। अब अगर वेक्टर है तो इनिशियल और फाइनल दोनों होगा, ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल होगा तो उसमें पोजीशन वेक्टर में जो उसका एक जो पार्ट होगा वो क्या होगा, वो आपका ओरिजिन होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया ये कंसेप्ट, मतलब कई लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, आप लोग 2 साल पढ़े, ईमानदारी से बताइए कितना लोगों को दम क्लियर था, समझ में आया, क्लियर है कंसेप्ट, 2 साल पढ़े हैं आप लोग वेक्टर, कुछ बच्चों को तो क्लियर दम नहीं होगा, लेकिन शायद आज क्लियर हुआ, अब है, ठीक है, आप खुद देखो ना, देखो एक तो बोलते आज हो गया, चलिए ओके, चलिए अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब कई लोगों को क्लियर ही नहीं होता है फ्री वेक्टर क्या है, जहां है ना उसका एंटीना घूम जाता है, ये कुछ होगा हटाओ कुछ काम, बट बहुत इजी है, 99% जो वेक्टर है वो आपका फ्री होता है, मूव करता है, क्योंकि हम लोग वेक्टर को एज अ पोजीशन वेक्टर बहुत कम लेते हैं, पॉइंट के फॉर्म में बहुत कम वेक्टर हम लोग को मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है मतलब वो पॉइंट को शो कर रहा है। अच्छा देखिए ना, आपको अगर पॉइंट दे दिया तो मतलब जैसे 2 3 4 दे दिया, अगर 2 3 4 दे दिया तो फिक्स कर दिया ना, फिक्स ना कर दिया तो भाई मतलब ये इसीलिए इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, मतलब इस वेक्टर का पोजीशन बता रहा है। चलिए उम्मीद करते समझ में आया होगा। ट्रिंगल लॉ भी हम लोग सीख गए हैं आज, कई वेक्टर्स को हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस होते हैं जिसमें हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, कहीं दिखाते हैं हम आपको, देखिए सपोज करिए कि अगर आपके पास मान ली कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक ऐसे, और फिर मान ली एक ऐसे दे दे रहा है, सपोज मिटाते हैं इसको, फिर आप ले लो एक ऐसे ले लो सी, ठीक है, फिर आप एक ऐसे ले लो डी, इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो देखिए रिजल्टेंट बहुत आसानी से निकल जाएगा, एक ही स्टेप में कर देते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला होगा पक्का, देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट ए से गए बी से गए तो इनिशियल टू फाइनल ऐसे भी जा सकते थे, तो ये आपका ए प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे होगा, अरे ये लाल वाला को देखो, ये ऐसे है ये ऐसे है, तो इसका ऐसे होगा, देखिए साइन भी देखो आप, तो ये वाला क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब नोटिस करो, ये वाला वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये वाला वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो ये वाला वेक्टर ऐसे आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब बोले इस तरह का ऐड कर सकते हैं, कितना भी चाहे तो कर सकते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के जरिए।
सब्ट्रैक्शन आप लोगों को क्लियर है कंसेप्ट सब्ट्रैक्शन का? कैसे सब्ट्रैक्शन में क्या है, मतलब किसी वेक्टर को अगर हम दूसरे वेक्टर से माइनस में जोड़ दें तो वही सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे आप समझिए यहाँ से सपोज करिए कि एक वेक्टर आपको ऐसे दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर मान लिया ऐसे, कोई इनिशियल वेक्टर दिया हुआ बी। क्लियर है? सब्ट्रैक्शन वेक्टर थोड़ा सा समझ जाए। हम लोग क्या करते हैं, इस वेक्टर को अगर हम इतना नीचे ले आए तो ऑफ कोर्स ये माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चाहें तो इसको यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां से तो हम इसको मिला नहीं सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे अगर मान लीजिए शिफ्ट कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें लीजिए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अगर हम इसको मिला दें इसको ऐसे, तो इसको बोल देंगे a माइनस बी या a प्लस माइनस बी बोल सकते हैं। अच्छा चलिए एक और चीज देखते हैं, इसी में देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस b को फिर से इधर शिफ्ट करते हैं और इसको हम मिला देते हैं, तो इसको क्या बोलेगा, a प्लस बी बोलिएगा। और इसको उठा के अगर हम यहां रख दें, नोटिस करिएगा, अगर इसको उठा के हम यहां रख दें ऐसे, तो इसको क्या बोलेगा, a माइनस बी बोलिएगा। और इसको उठा के अगर हम यहां रख दें तो पैरेललोग्राम बन गया। नोटिस करने वाला क्या बात मिला आपको मालूम है, नोटिस करने वाला ये बात मिला कि एक पैरेललोग्राम का जो एक पार्ट है वो a प्लस बी हो रहा है, और ये दूसरा वाला जो हो रहा है वो a माइनस बी हो रहा है। देख लीजिए सामने, बोलेंगे तो हम फिर से दिखा देंगे। देख रहे हैं, पैरेललोग्राम का एक डायगोनल a प्लस बी हो रहा है और दूसरा डायगोनल a माइनस बी हो रहा है। ये काम करेगा कुछ क्वेश्चंस में, देखिए ये सब फ्री वेक्टर का कमाल है, तुरंत तुरंत शिफ्ट मार रहा है। क्लियर है ये कंसेप्ट? बहुत सिंपल है, बहुत दिक्कत वाला बात नहीं है। देखिए हम क्या बोले, ये एक वेक्टर a है, ये एक वेक्टर b है। तो अगर आप इसके पैरेलल में देखो, कोई इनिशियल वेक्टर है, ध्यान से देखिए नोटिस करिए, एक ही जगह से निकला हुआ है। तो अगर आप उसको ऐड करना चाह रहे हैं तो एक इस तरह से पैरेललोग्राम तैयार कर लीजिए और यहां से इसको ऐसे आप मिला दीजिए, तो ये बन गया a प्लस बी। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे नीचे ले आइए, नीचे ले आइएगा तो ऑफकोर्स ये साइन चेंज कर जाएगा। और हम चाहें तो इस वेक्टर को यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड लेके। तब देखिए यहां से ये a आ रहा है, यहां से माइनस बी आ रहा है, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, a माइनस बी हो जाएगा। अगर ये a माइनस बी होगा तो ऑफकोर्स ये वाला भी जो पार्ट होगा वो क्या होगा, a माइनस बी इस डायरेक्शन में। तो एक अगर हम चाहें तो पूरा का पूरा कंप्लीट पैरेललोग्राम तैयार कर सकते हैं मिला के। तो हम आपको क्या बताएं कि पैरेललोग्राम का जो एक पार्ट है, अगर ए और बी से मिलकर पैरेललोग्राम बन रहा है, तो एक जो डायगोनल होगा उसका सम होगा a प्लस बी, और दूसरा जो डायगोनल होता है उसका सब्ट्रैक्शन होता है a माइनस बी। तो कुछ क्वेश्चंस में हो जाता है ये कंसेप्ट यूज हो। सब्ट्रैक्शन भी आसानी था, कुछ था नहीं, एडिशन का ही एक पार्ट था। उम्मीद करते हैं ये सब बात आप लोग समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। लगभग थ्योरी खत्म है, क्वेश्चंस भी अब आएंगे। तो लेकिन चलिए हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स कर लेते हैं। नल वेक्टर आप समझते हैं ना, नल वेक्टर मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड कुछ भी ना हो। जब मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड अगर कुछ भी नहीं है तो डायरेक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अच्छा यूनिट वेक्टर भी आप लोगों को पता है। अच्छा हम लोग दो तीन बात कर लेते हैं, पहले नल वेक्टर पे बोले, नल वेक्टर में क्या बोले, इसका मैग्नीट्यूड 0। फिर हम लोग क्या बोले, किसी भी स्केलर से अगर हम किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी स्केलर से किसी भी वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किस चीज पे चेंज करता है, मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, डायरेक्शन को नहीं बदलता है। एक बात ये सीखे हम लोग। हम लोग चलिए अब यूनिट वेक्टर को स्टडी करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसा कि यूनिट वेक्टर हम लोग पढ़ाने के दौरान एक दो बार दो चार बार बात कर चुके हैं, तो हम लोग चलिए यूनिट वेक्टर पे थोड़ा सा बात करते हैं। ओके,
सपोज करिए कि कोई भी एक वेक्टर आप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, एक वेक्टर मान लीजिए आप ए ले लीजिए सपोज, ओके, इसको आप लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, कुछ भी ले लो चलेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक वेक्टर ले लेते हैं। यूनिट वेक्टर हम किसको बोलते हैं? यूनिट वेक्टर हम बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये वेक्टर कोई यूनिट वेक्टर नहीं है ना? समझ आ रहा है बात? ये एक वेक्टर है जैसे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो देखिए यूनिट वेक्टर आप किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बस उसका कंसेप्ट बस वही है कि उसका जब हम मॉड ले या उसका जो मैग्नीट्यूड हो वो 1 हो। अब देखिए अगर किसी का मैग्नीट्यूड 2 है और उसको 1 करना होता है तो किससे डिवाइड करते हैं? आप 2 से करते हैं। हम जो बोल रहे हैं यार उस पर बात समझिएगा। मान लीजिए कोई किसी का कोई चीज का मैग्नीट्यूड 5 है सपोज करिए, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड आप 1 करना चाहते हैं तो किससे डिवाइड करिएगा? 5 से डिवाइड करिएगा। यही ना कंसेप्ट होता है। तो अगर मान लीजिए इस वेक्टर को आपको यूनिट वेक्टर में चेंज करना है, ठीक है, तो इस वेक्टर का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड तो जरूर होगा। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाएंगे, ज्यादा बेहतर समझ पाएगा। जैसे एक वेक्टर आप ले लो 2i प्लस 3j। अब देखिए अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 4 रूट 13 इसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन आपको अगर इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करना है, अगर इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज करना है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो अगर कोई चीज का मैग्नीट्यूड मान ली 13 है और उसका मैग्नीट्यूड आप 1 करना चाहते हैं तो उतना से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि अगर कोई वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर में चेंज करना है तो उसके मैग्नीट्यूड से आप उसको डिवाइड कर दो। क्यों कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? कोई भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करते हो तो जो नया वेक्टर बनता है, देखो आप स्केलर से डिवाइड करो, तुम एक चीज और नोटिस करो, स्केलर से डिवाइड करो डायरेक्शन नहीं बदलेगा। अरे ये जो भी है स्केलर है ना, ये क्या है? स्केलर ही आया ना। अब जैसे मान लो एक नया वेक्टर हम तैयार किए दिस इक्वल टू 2i प्लस 3j, एक नया वेक्टर हम तैयार किए 2i प्लस 3j एंड डिवाइडेड बाय रूट 13, तो दिस इक्वल टू 2 बाई रूट 13 i प्लस 3 बाई रूट 13 j। देखिए तो आप किससे डिवाइड किए? स्केलर से डिवाइड किए, तो डायरेक्शन बदलेगा? नहीं, डायरेक्शन बदलेगा। लेकिन नया वेक्टर आ गया, इस वेक्टर का खासियत क्या है? इसका डायरेक्शन यही वाला डायरेक्शन है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो याद रखिएगा किसी भी वेक्टर को अगर आपको कोई भी वेक्टर को अगर आपको यूनिट वेक्टर में चेंज करना होता है तो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करना है। तो इससे क्या होगा? वो वेक्टर यूनिट वेक्टर में चेंज कर जाएगा। और यही डायरेक्शन कोसाइन भी था, आप थोड़ा सा नोटिस करिए तो आपको पता चलेगा यही डायरेक्शन कोसाइन भी तो था। यूनिट वेक्टर को ही तो डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है? एक तरह से डायरेक्शन ही तो दिखाता है, मैग्नीट्यूड तो उसके बाद बचता नहीं। ठीक है। और ऐसे भी कोई भी स्केलर से जब मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करिए वो किसको चेंज करता है? वो मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। तो हम इतना मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि उसका पूरा का पूरा जो मैग्नीट्यूड वो खत्म हो जा रहा है, सिर्फ 1 बच जा रहा है, तो इसलिए वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर डेफिनेशन बस इतना ही है कि मैग्नीट्यूड उसका 1 होना चाहिए। लाइक वेक्टर आप लोग समझते हो? लाइक वेक्टर जिसका डायरेक्शन एक ही तरफ होता है। ठीक है, ओके। जैसे समझिएगा, देखिए ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है ये कहलाता है लाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर क्या होता है? अनलाइक वेक्टर, ये वेक्टर ऐसे हो गया, ये वेक्टर ऐसे हो गया, दिस इज अनलाइक। पैरेलल होगा लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। लाइक वेक्टर समझ में आया? अनलाइक समझ में आया? पैरेलल होगा लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। अब हम आते हैं कोलिनियर वेक्टर। ये एक अच्छा कंसेप्ट है। कोलिनियर वेक्टर किसके लिए हम पढ़ना चाह रहे हैं? स्पेस के लिए, इसलिए पहले स्पेस लीजिए, आपको ध्यान रहे इस बात का। हम लोग कोलिनियर वेक्टर का स्टडी करना चाह रहे हैं। देखिए कोलिनियर वेक्टर अगर आपको याद करिए 2D में, आप याद करिए 11th में कभी आप कोलिनियरिटी पढ़े हैं, कोलिनियर निकालना पड़े, तो अगर किसी प्लेन पे कोलिनियर प्रूफ करना होता है तो क्या होता है? 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, तो आप क्या करते थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता था।
याद करिए। या फिर आप क्या करते थे, स्लोप निकाल लेते थे। अगर मान ली 3 पॉइंट है ए बी सी, तो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी अगर बराबर हो, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी बराबर हो, तो हम बोल देते थे ये कोलिनियर है। ये कब होता था, जब आप 2D में होते। लेकिन 3D में ऐसा नहीं होता है। 3D में स्लोप का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन आता है 3D में। लेकिन हम यही चीज आपको समझाना चाह रहे थे कल से मेहनत करके, कि 3D और 2D के फर्क को समझिए। 3D में अगर क्वालिटी आपको प्रूफ करना है तो 2D के तरीके से नहीं कर सकते। अभी इतना समझ में आ रहा है। 2D में हम स्लोप लेते थे या एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करते थे। 3D में सबसे अच्छा बात क्या है, वेक्टर हमारे पास होता है, तो वेक्टर के हेल्प से बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक वेक्टर ए दिया हुआ है और एक वेक्टर बी दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे ए एंड बी आर कोलिनियर। अब कोई बच्चा ये बोल सकता है कि सर एक बात बताइए, हम लोग बचपन से कोलिनियर का एक कंसेप्ट पढ़े हैं कि कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे। तो ध्यान दीजिए, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। अगर ये वेक्टर ए है तो ऑफ कोर्स इसको हम उठा के यहां पे ऐसे डाल सकते हैं, तो ये एक ही लाइन में आ गया। समझिएगा, कंसेप्ट को समझिए। वेक्टर के पास यही, अगर दो वेक्टर पैरेलल है मतलब वो कोलिनियर भी है। देखिए, फ्री वेक्टर का ये मजा नहीं है हम लोग। अगर दो लाइन अगर पैरेलल है तो वो कोलिनियर नहीं हो सकता है। दो लाइन अगर पैरेलल है तो वो कोलिनियर नहीं हो सकता है। क्यों? लाइन के पास पॉइंट होता है, लाइन शिफ्ट नहीं कर सकता अपनी जगह। कोलिनियर जब दिमाग में बिठा लीजिए कि कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे, तो इसीलिए हम बोले कि ये दो वेक्टर आपका कोलिनियर है। ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पैरेलल है। ए, देखिए यहाँ पे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पैरेलल है, तो ए एंड बी आर कोलिनियर। अब किसी कोई बोलेगा सर कोलिनियर का मतलब तो एक ही लाइन पे, भाई उठा के शिफ्ट कर दो ना, वेक्टर तो है एक ही लाइन पे तो आ ही जाएगा, लाइन थोड़े है। देखिए ये कंसेप्ट हम इतना आसानी से कैसे सोच पा रहे हैं, पिछले 2 क्लास का मेहनत, उसके जरिए हम ये बात आसानी से समझ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक बच्चा बोला सर हम तो कोलिनियर पढ़े थे एक ही लाइन पे, हाँ भाई ये एक लाइन में चल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है, शिफ्ट कर जाएगा, पैरेलल है, डायरेक्शन तो बदल नहीं रहा है, उठा के वहां पे डाल देंगे, मैग्नीट्यूड भी वही उसको मिल जाएगा, तो आराम से हो जाएगा। तो वेक्टर में ये आप बोल सकते हैं, लाइन में नहीं बोल सकते कि दो लाइन ऐसे रखा हो आप बोल दीजिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है कंसेप्ट। देखिए बढ़िए फिर आगे। अगर मान ली एक वेक्टर ऐसे दे दिया और दूसरा वेक्टर ऐसे दे दिया, तो क्या ये कोलिनियर होगा? होगा। अरे क्या दिक्कत, इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे ऐसे, ये वेक्टर ऐसे हो गया, ये वेक्टर ऐसे हो गया, एक ही लाइन में आ गया। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में आना। शिफ्ट तो कर सकते हैं ना, शिफ्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, पैरेलल है ना, ये उठा के तो यहाँ पर हम डाल ही सकते हैं। तो इस केस में भी बोलेंगे कि ए एंड बी आर कोलिनियर। अगर दो वेक्टर में लाइन ऑफ एक्शन अगर पैरेलल हो, दो वेक्टर में लाइन ऑफ एक्शन अगर पैरेलल हो तो वो कोलिनियर होता है। दो वेक्टर में का जो लाइन है वो लाइन ऑफ एक्शन अगर पैरेलल है तो इसका मतलब कि वो कोलिनियर भी है। चलिए कुछ और चीज इसमें समझते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दो वेक्टर अगर मान लीजिए कि कोलिनियर है तो इसका मतलब है कि उसका डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। अरे इसका डायरेक्शन सेम ही है ना, याद रखिएगा। ये भी एक कंसेप्ट है प्रूफ करने का। दो वेक्टर दे देगा और बोलेगा प्रूफ करो ये कोलिनियर है या प्रूफ करो ये पैरेलल है, तो आप उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए या डायरेक्शन कोसाइन निकाल लीजिए। अगर वो सेम आ जाता है तो मतलब, अब जैसे मान लीजिए हम आपको दिखाते हैं, एक वेक्टर मान लीजिए ले लीजिए और ये वेक्टर बी है और हम बोले ए एंड बी आर पैरेलल। ऑफ कोर्स पैरेलल, क्योंकि डायरेक्शन सेम, उठा के यहाँ पे डाल देंगे। अब मान लीजिए अगर ये सपोज करिए जितना एंगल एक्स के साथ बना रहा है इतना एंगल ये भी तो एक्स के साथ बना रहा है। अगर दोनों सेम एंगल बना रहा है तो दोनों का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? सेम होगा, वो तो बदलेगा नहीं। क्लियर है? दोनों का डायरेक्शन कोसाइन और दोनों का डायरेक्शन रेशियो तो सेम होगा। तो इस बेस पे हम क्या बोल सकते हैं कि सही बात है कि अगर दो वेक्टर को
पैरेलल दिखाना है, सॉरी, दो वेक्टर को अगर पैरेलल दिखाना है, कोलिनियर दिखाना है, तो आप उसका डायरेक्शन कोसाइन दिखा दो सेम है। डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो अगर सेम है, डायरेक्शन रेशियो भी सेम आएगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो के ही हेल्प से तो डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, तो उसको तो सेम आना जरूरी है। तो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन अगर सेम आता है तो हम बोल देंगे कि वो कोलिनियर है या बोल देंगे वो पैरेलल है। तो एक तरीका ये भी हम सीखे कि अगर दो वेक्टर्स को आपको ये निकालना है कि क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते होंगे, ठीक है, दो वेक्टर्स अगर मान लीजिए कि आपका कोलिनियर है या पैरेलल है, तो मतलब सिंपल सा उसका डायरेक्शन रेशियो सेम होगा या कोसाइन सेम होगा। तो जो आप वेक्टर में इस तरह से लिखते हैं ना, जैसे 2i + 3j + 5k, तो इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए पोजीशन सपोज करो 2 3 5, तो यही तो डायरेक्शन रेशियो होता है, पिछले क्लास में सीखे थे। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये पार्ट, यही तो डायरेक्शन रेशियो होता है। क्लियर है यहां तक? चलिए इसमें एक और चीज सिखाते हैं आपको, क्वांटिटी। क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये काम आएगा। चलिए सपोज करिए कि एक वेक्टर हम ले लेते हैं आपके लिए 2i + 3j, एक वेक्टर है 2i + 3j + 5k, और एक दूसरा वेक्टर है 4i + 6j + 10k। देखिए नोटिस करिए, b को आप वैसे छोड़ दीजिए, यहां से 2 निकाल लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i + 3j + 5k। एक चीज आप देख रहे हैं, इसको आप a लिख सकते थे। किसी भी वेक्टर को अगर दूसरे वेक्टर के टर्म्स में लिख पाते हैं तो इसका मतलब कि वो कोलिनियर है। इसका मतलब है कि a एंड b आर पैरेलल, और चूंकि ये दोनों वेक्टर है तो a एंड b आर कोलिनियर भी लिख सकते हैं। और देखना होगा नीड क्या है आपको, a एंड b अगर पैरेलल है then b कोलिनियर। एक और तरीके से भी देख सकते हैं, यहां नोटिस करिएगा, अगर डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, वैसे 3 वैसे 5 भी निकलेगा। अब हम सिर्फ एक दिखा दे रहे हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो 4 एंड 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 10 स्क्वायर, और आगे भी निकलेगा 6 बाई समथिंग और 10 बाई भी समथिंग होगा। बट देखिए ये दोनों सेम है, सेम है, सेम है, दिखा दे रहे हैं। ये 16 है, ये आपका 36 है, ये 100 है। 100 और 36 और 16, 36 40 40 52। अच्छा नहीं आ रहा, नहीं कुछ कॉमन निकलेगा क्या? 4 को कॉमन निकाल लो ना, इतना मेहनत क्या कर रहे हैं। ये 4 होगा, ठीक है, 16, ये हो जाएगा आपका 9 चौके 36, और ये हो जाएगा 25 चौके 100। और देखो वही चीज आ गया, ध्यान से देखो तो, इसको बाहर कर लो, 4/2, 4 + 9 + 25, यही देखो 4 + 9 + 25, ये कट जाएगा, देखो 100 सेम आ रहा है। तो ये वाला पार्ट दोनों का सेम है, दोनों का सेम है, इसका भी वही आया, उसका भी वही आया, तो मतलब दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या है, सेम है। जब सेम है पैरेलल है, कोलिनियर है। ये बहुत माने रखेगा आगे के क्लासेस में, पैरेलल और कोलिनियर वर्ड। और जो वेक्टर लाइक और अनलाइक, ठीक है, जो वेक्टर आपका मान लीजिए अनलाइक वेक्टर्स, लाइक और अनलाइक नहीं है, तो समझ लीजिए वो कोलिनियर नहीं है। जैसे इस तरह का वेक्टर बनाइए, देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये ना ही लाइक वेक्टर ना ही अनलाइक वेक्टर, तो इसका मतलब कि ए एंड बी आर नन कोलिनियर। देखिए कोलिनिटी का कंसेप्ट ही है कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कुछ जो बोलते हैं यहां भी लिख सकते हैं, यहां नहीं लिखा था, यहाँ कंपोनेंट बनता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी तो सब अच्छा चल रहा था, यहाँ पे क्या होता है, कंपोनेंट बनता है। ए को हम बी के रिस्पेक्ट में एंगल लेके लिख सकते थे, ऐसे b = हम ऐसे लिख सकते थे कि दिस इक्वल टू a cos थीटा, इस तरह का कुछ लिख सकते थे। तो ये कंपोनेंट कहलाता है, ये जो है ना ये कंपोनेंट है। बेसिकली उम्मीद करते हैं कि क्वांटिटी आप समझ में आया। क्वांटिटी को समझना बहुत जरूरी था, और क्वांटिटी अगर हम समझ पाते हैं तो बहुत सारी चीज हमारे लिए आसान हो जाएगा। जहां तक बात करते हैं कोप्लेनर, कोप्लेनर भी हम समझते हैं एक ही प्लेन पे, तो कोप्लेनर पे ज्यादा हम बात अभी नहीं करेंगे। जब कोप्लेनर हमारे सामने आएगा
तो कोप्लेनर पे हम बात कर सकते हैं। स्पेस में कोई भी दो वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है तो वो कोप्लेनर है। अब कई लोगों को पता नहीं है कैसे, हम फिर से रिपीट करें अपने लाइन को। स्पेस एक्स वाई जेड होता है, भाई कहीं पर भी कोई दो वेक्टर है तो वो कोप्लेनर है। अब बोलिए वो कैसे? अरे कुछ नहीं, शिफ्ट कर जाएगा दोनों वेक्टर, एक वेक्टर उठ के सेम प्लेन में आ जाएगा, हो जाएगा कोप्लेनर। ठीक है, तो इसलिए कोऑपरेटिव पे अभी बात नहीं करेंगे। कोऑपरेटिव पे अभी बात करेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। जब कोऑपरेटिव से हमारा पाला पड़ेगा तो वहां पे जब समझाएंगे तो बहुत आसानी से हम लोग चीज को समझा पाएंगे कि ये होता क्या है। तो हम ये मान के चलिए कि यूनिट वेक्टर आप ठीक से समझ गए। फिर क्वालिटी भी कुछ हद तक समझ गए। क्वालिटी का कंसेप्ट क्या दिए कि दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे को पैरेलल या कोलिनियर है तो एक दूसरे के इस पे लिख सकते हैं, ये हम लोग सीखे। चलिए ठीक है, ये हम लोग सीखे। और दूसरा क्या सीखे कि दो वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल होता है, क्योंकि हम चाहें तो आराम से उसको शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए शिफ्टिंग का कितना कमाल का कंसेप्ट था, कितना कितना नया नया कंसेप्ट आप हम लोग का बनाया है ये। और क्वेश्चंस कुछ किया जाए या अगले दिन किया जाए? कल क्लास होगा, कल क्लास होगा है ना? क्वेश्चन बनवाए? ये तो बोलता है ट्यूशन है। अरे तो आदित्य ये तो गलत बात है, 4 बजे तक तो मेरा टाइम है, तुम लोग 3:30 बना दिए हो अब तो। चलिए, आज का क्लास समझ में आया? बोरिंग था ना क्लास? बोरिंग था ना क्लास? एक तो बोला थोड़ा, हाँ ना, यस। मतलब थ्योरी पढ़ाया, मतलब आप लोग क्या जाते हैं बिना थ्योरी का पढ़ा दे पूरा? कुछ सीखे आज? 2 साल से आप लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, कुछ सिखा पाए? ये तो बोलते आज ही तो सीखे। चलिए, आप उम्मीद करते हैं वेक्टर्स हम क्लियर कर पाए हो, आपका कुछ हद तक फंडामेंटल तैयार करने की कोशिश किया। चलिए फिर ठीक है, यहीं तक छोड़ते हैं, बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है क्वेश्चंस में तो, बट कल का क्लास हम लोग करेंगे और फिर देखते हैं फिर। चलिए कल हो सकता है लंबा क्लास भी लेना, छोड़िए बोलने का कोई फायदा नहीं है, आप लोग तो थोड़ा सा ही होता है, नाटक करने लगता है।